हेलो क्लास 10th के बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई नो कि आप थोड़ा डरे होंगे और परेशान होंगे। आज उसी डर और परेशानी को दूर करने के लिए मैं शांतनु शेखर आपके सामने लेकर आया हूं क्लास 10th के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। और उस टॉपिक का नाम है लाइट चैप्टर का रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। आई नो आप लोग रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट जानते होंगे, ठीक है। मगर अभी अभी हमारे प्री बोर्ड के एग्जाम्स फिनिश हुए हैं, अब बोर्ड के एग्जाम्स आने वाले हैं। तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि आज भी बच्चे रिफ्रैक्शन में कहां गलती कर रहे हैं और क्यों रिफ्रैक्शन में आज भी उनको प्रॉब्लम आ रही है। तो आइए मैं आपको आज रिफ्रैक्शन के बारे में कुछ ऐसी चीजें सिखाने जा रहा हूं जिससे दोस्तों आपको बोर्ड एग्जाम्स में रिफ्रैक्शन तो बिल्कुल भी परेशान नहीं करेगा। तो आइए सीखते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। दोस्तों आई नो बेसिक चीजें तो आप रिफ्रैक्शन के बारे में जानते हैं कि चेंजिंग द पाथ ऑफ लाइट विथ चेंजिंग द मीडियम इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। सॉरी दोस्तों, मैं डेफिनेशन की बात नहीं कर रहा हूं। मैं शांतनु शेखर ज्यादातर फिजिक्स के कॉन्सेप्ट को समझने में ज्यादा विश्वास रखता हूं। मैं चीजों के हमेशा कॉज को ढूंढता हूं कि ये आखिर क्यों कहा जा रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है। और असली मायने में दोस्तों रियल मीनिंग फिजिक्स का यही है कि आप हमेशा उनके कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करें। तो आइए मैं आपको रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट आज अपने तरीके से सिखाने जा रहा हूं। दोस्तों मेरे मेरे स्टाइल में छोटा सा ट्विस्ट है। ट्विस्ट ये है कि मैं पहले डेफिनेशन में नहीं जाता। मैं सबसे पहले यह जानना चाहता हूं कि मेरे बच्चों को रिफ्रैक्शन में क्या दिखता है। मेरे बच्चों को रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में क्या दिखता है दोस्तों। अगर मैं सिंपली बोलूं तो लाइट अपना मीडियम चेंज करती है, ठीक है। तो लाइट जब अपना मीडियम चेंज करती है तो उसका पाथ भी चेंज हो जाता है, ठीक है। आखिर ऐसा क्यों होता है कि लाइट अपना मीडियम के साथ अपना पाथ चेंज करती है। तो आइए मैं आपको सबसे पहले यह बताता हूं कि जब लाइट अपना मीडियम चेंज करती है तो होता क्या है। तो इस रिफ्रैक्शन को समझने के लिए आपको मेरी यह बात नहीं भूलनी होगी। तो इसे पढ़ने से पहले पहले आप मेरी तरफ देखिए दोस्तों। जब भी लाइट अपना मीडियम चेंज करेगी तो लाइट की वेलोसिटी और वेवलेंथ दोनों ही चेंज कर जाते हैं, ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये मैं कहां से बोल रहा हूं। तो मेरे पास एक एक्सप्रेशन है फिजिक्स का दोस्तों जो कि रिफ्रैक्शन की प्रॉब्लम को दूर करेगा। और मेरे हिसाब से रिफ्रैक्शन को पढ़ने से पहले आपको यह समझना जरूरी है। तो आइए पहले मैं आपको यह चीज समझाता हूं क्या कहता है। दोस्तों फिजिक्स कहता है कि जब भी लाइट रेयर टू डेंसर मीडियम में जाएगी तो लाइट की वेलोसिटी कम हो जाएगी, और जब लाइट डेंसर से रेयर जाएगी तो उसकी वेलोसिटी इंक्रीज हो जाएगी। सेम चीज वेवलेंथ के साथ भी होगा। जब लाइट रेयर टू डेंसर जाएगी तो वेवलेंथ कम हो जाएगा और डेंसर से रेयर में वेवलेंथ इंक्रीज हो जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे ये मैं कहां से बोल रहा हूं। तो मेरे पास ये एक्सप्रेशन है दोस्तों, और बिना इस एक्सप्रेशन के मेरे हिसाब से कोई भी बच्चा रिफ्रैक्शन तो नहीं सीख सकता। तो आइए पहले मैं आपको ये एक्सप्रेशन समझाता हूं और आप दोस्तों एक ही मिनट में आपको रिफ्रैक्शन समझ आ जाएगा, और वादा है दोस्तों आप कभी नहीं भूलेंगे। तो आइए पहले मैं आपको ये एक्सप्रेशन समझाता हूं। सबसे पहले दोस्तों जो दिमाग में रखने वाली बात है वो है ये एक्सप्रेशन। अगर मैं इसके बेसिक चीजों में जाऊं तो पहले मैं आपको कुछ बेसिक चीजें बता देता हूं दोस्तों। आइए पहले मैं आपको बेसिक चीजों में क्या बताने जा रहा हूं। सबसे पहले दोस्तों N2 क्या है। हम सब जानते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम। N1 क्या है दोस्तों, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेयर मीडियम। दोस्तों वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन रेयर मीडियम, velocity of light in denser medium, wavelength of light in rarer medium and wavelength of light in denser medium। तो ये है दोस्तों, ये एक्सप्रेशन है। तो
सबसे पहले हम इस एक्सप्रेशन को समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, देखते हैं ये एक्सप्रेशन क्या कहता है। तो इसे समझने के लिए मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं। सपोज मान लेते हैं कि लाइट एयर से वाटर में ट्रैवल कर रही है, एयर से वाटर में। तो दोस्तों बताइए, अगर एयर से वाटर में ट्रैवल कर रही है लाइट, तो डेंसर मीडियम कौन हुआ? जाहिर सी बात है, डेंसर मीडियम हमारा वाटर है। तो हम इस N2 की जगह क्या लिखेंगे दोस्तों? NW। अगर मैंने कहा रेरर मीडियम, तो मैंने क्या कहा था? लाइट कहां से आई? एयर से। तो रेरर मीडियम में यहां आएगा एयर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर। अब वेलोसिटी ऑफ लाइट इन रेरर मीडियम, कौन है रेरर मीडियम? एयर। तो यहां पर हम लिखेंगे दोस्तों वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर। यहां हम पुट करेंगे दोस्तों वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वाटर। अब आते हैं, क्या आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर का पता है दोस्तों? बिल्कुल पता है दोस्तों, 1.33 होता है। एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होता है। अब मैं अपनी सारी वैल्यूज पुट करने जा रहा हूं। अच्छा, हम निकाल क्या रहे हैं? ओ गुड क्वेश्चन। हम निकालने जा रहे हैं कि अगर लाइट एयर से वाटर में जाएगा दोस्तों, तो अगर लाइट एयर से वाटर में जाएगी तो उसकी वेलोसिटी कम हो जाएगी। हम वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वाटर निकालने जा रहे हैं। तो आइए, अब मैं यहां पर अगर वैल्यू पुट करूं 1.33, 1 वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर मीडियम हम जानते हैं 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और ये है वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वाटर। अब अगर मैं वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वाटर कैलकुलेट करूं दोस्तों, तो 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड अपॉन 1.33। अगर आप इसे सॉल्व करें दोस्तों, अगर आप इसे सॉल्व करें तो जानते हैं दोस्तों क्या देखने को मिलेगा? आपको वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वाटर जो है उसकी वैल्यू आपको 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड से कम देखने को मिलेगा दोस्तों। और इस छोटे से एक्सप्रेशन से यह प्रूफ होता है कि लाइट जब भी एयर से वाटर में जाती है, यानी कि जब भी वो रेरर से डेंसर मीडियम जाएगा दोस्तों, तो लाइट की वेलोसिटी कम हो जाती है। आप देख सकते हैं। तो सबसे एंड सेम कैलकुलेशन फॉर वेवलेंथ बेटा, सेम कैलकुलेशन। तो दोस्तों ये एक्सप्रेशन आपको नहीं भूलना है कभी भी। अब मैं उस चीजों के बारे में बात करता हूं जहां बच्चों को प्रॉब्लम होती है। कई बार इस एक्सप्रेशन को बच्चे गलत तरीके से रीड कर लेते हैं, एग्जाम्स में वो भूल जाते हैं। तो मैं एक छोटी सी चीज आपको बताऊंगा जिससे आपको ये एक्सप्रेशन कभी भी नहीं बोलेंगे ये, और आपको कभी परेशान नहीं करेगा ये। देखिए, सिंपली एक कैलकुलेशन बताता हूं दोस्तों मैथ्स का। दोस्तों एक बात बताइए, अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं कि ये N2 और ये N1, तो बड़ी वैल्यू कौन देगा? जाहिर सी बात है N2, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम। ठीक, मैंने दोस्तों अभी आपसे एक सवाल पूछा, V1 और V2 क्या है? वेलोसिटी ऑफ लाइट इन रेरर मीडियम, V2 वेलोसिटी ऑफ लाइट इन डेंसर मीडियम। तो अगर मैं पूछूं बड़ी वैल्यू कौन होगी वेलोसिटी की? ऑफ कोर्स इन रेरर मीडियम। तो दोस्तों एक बात बताइए, अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का रेशियो वेलोसिटी के रेशियो के इक्वल है, तो अगर ये ऊपर वाला टर्म अगर हमारा बड़ा है नीचे वाले टर्म से, तो इसके सामने वाला टर्म भी बड़ा होना चाहिए। ये मैं नहीं कहता हूं, मैथमेटिक्स कहती है। तो इसके सामने वाला टर्म कौन सा बड़ा होगा, V1 या V2? जाहिर सी बात है V1 बड़ा होगा V2 से। तो अगर N2 बड़ा है तो सामने वाला टर्म भी बड़ा होना चाहिए। अगर ये छोटी सी मैथमेटिक्स अगर आप अपने दिमाग में रखेंगे तो आप ये गलती कभी नहीं करेंगे एग्जाम में कि N2 बाई N1, कई बार बच्चे V2 बाई V1 लिख देते हैं, वो कंफ्यूज हो जाते हैं कब V1 बाई V2 लिखूं, कब या V2 बाई V1। आई होप अगर मेरे ये वाले ट्रिक को ध्यान में रखेंगे, छोटी सी मैथमेटिक्स है ये, ठीक है, मैंने कुछ बहुत अनोखा नहीं बताया है, ये पहले से जानते हैं बच्चे, बस मैंने इसको अप्लाई करना सिखाया अभी। तो फिर ये आप एक्सप्रेशन कभी नहीं भूलेंगे और कभी आप इसे गलत नहीं लिखेंगे एग्जाम में। अब आते हैं दोस्तों, अगर आप ये चीजें अगर अच्छे से समझ में अगर आपको आ गई है, तो दोस्तों अब आप रिफ्रैक्शन को बहुत अच्छे से सीख सकते हैं। ठीक है, मैं एक बार फिर से रिकॉल करूं, क्या समझने को मिला दोस्तों? लाइट जब भी अपना मीडियम चेंज करेगी
तो वेलोसिटी और वेवलेंथ दोनों ही चेंज हो जाएंगे दोस्तों। क्लियर है? अब आइए मैं रिफ्रैक्शन की तरफ बढ़ता हूं कि रिफ्रैक्शन है क्या। उसमें भी एक ट्विस्ट है दोस्तों। वो ट्विस्ट क्या है वो मैं बताऊंगा भी आपको। मैं इसे हटाने जा रहा हूं और अगले अगले स्टेप की तरफ चलता हूं। मैंने यहां पर सारी चीजें मेंशन कर दी हैं। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके दोस्तों, आपने ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। मैंने अगले स्टेप में रिफ्रैक्शन की डेफिनेशन लिखी है और हम सब जानते हैं चेंजिंग द पाथ ऑफ लाइट विथ चेंजिंग द मीडियम इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अगर देखा जाए डायग्राम में तो लाइट इस केस में रेयर टू डेंसर जा रही है। आप साफ देख सकते हैं कि लाइट बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। मैं आपको यही बताने जा रहा हूं कि आखिर लाइट नॉर्मल की तरफ बेंड क्यों करती है, क्यों करती है। अगर मैं सेकेंड एग्जाम्पल की तरफ जाऊं तो सेकेंड एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं लाइट गोज फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम एंड इट बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। मैं आज आपको इस दोनों सवालों का जवाब देने जा रहा हूं कि आखिर ऐसा क्यों होता है कि जब लाइट रेयर से डेंसर में जाती है तो वो नॉर्मल की तरफ बेंड करती है, और जब लाइट डेंसर से रेयर जाती है तो वो नॉर्मल से दूर क्यों भागती है। मैं इन्हीं सवालों का जवाब देने जा रहा हूं। आइए, अब इनका आंसर ढूंढने से पहले आपको एक लॉ के बारे में जानना होगा। उस लॉ का नाम है स्नेल्स लॉ। हाँ, पता है। आप कहेंगे सर वी नो दैट कि स्नेल्स लॉ क्या है। नहीं दोस्तों, मैं आज आपको स्नेल्स लॉ के बारे में फिर एक चीज बताने जा रहा हूं। आप लोग फिर एक गलती कर रहे हैं दोस्तों स्नेल्स लॉ में। जो मैंने बच्चों को गलतियां करते देखा, मैंने उस गलतियों को ठीक कर रहा हूं मैं। ध्यान से सुनेंगे मेरी बात को, बहुत ध्यान से, ठीक है। मैं स्नेल्स लॉ भी सिखाऊंगा और आपको यह भी बताऊंगा कि आखिर लाइट अपना पाथ क्यों चेंज करती है। तो आते हैं अगले स्टेप में। अब इसके अगले स्टेप में मैं आपको सबसे पहले समझाने जा रहा हूं दोस्तों। उससे पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं। अगर मैं इस डायग्राम को देखूं बहुत ध्यान से अगर मैं इस डायग्राम को देखूं दोस्तों, तो इस डायग्राम में आपको क्या देखने को मिलता है। लाइट रेयर से डेंसर जा रही है। रेयर में इसकी वेलोसिटी कितनी है, v1। डेंसर में v2। कितने एंगल से इंसिडेंट हुई, I। कितने एंगल से रिफ्रेक्ट हुई, R एंगल। ठीक है, अब स्नेल्स लॉ बताता हूं दोस्तों। अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ, अब जरा देखते हैं स्नेल्स लॉ क्या कहता है। अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ, अब ध्यान से सुनेंगे दोस्तों। स्नेल्स लॉ में आप सारे बच्चे एक छोटी सी मिस्टेक कर रहे हैं। स्नेल्स लॉ को आप लर्न कर रहे हैं, रट्टा लगा रहे हैं, उसके रेशियो का रट्टा लगा रहे हैं। ये नहीं करना है दोस्तों। मैं आपको बताता हूं स्नेल्स लॉ क्या कहता है कि लाइट रेयर से डेंसर जा रही है। तो आप मुझे सबसे पहले ये बताइए, एंगल ऑफ इंसिडेंस आपको किस रिफ्रेक्टिव इंडेक्स में दिख रहा है, N1 में। मैं फिर से पूछ रहा हूं, आपको एंगल ऑफ इंसिडेंस किस रिफ्रेक्टिव इंडेक्स में दिख रहा है, N1 में। तो आपको इस दोनों का प्रोडक्ट लेना है। आइए, बस एंगल में आप साइन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यूज करेंगे। तो आप N1 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, उसके एंगल से, जो एंगल आपको दिख रहा है, N1 साइन I। ठीक है, तो स्नेल्स लॉ कहता है कि इन दोनों का प्रोडक्ट जितना रेयर मीडियम में है, यानी कि जितना पहले है, उतना ही प्रोडक्ट इन दोनों का होगा दोस्तों, सॉरी, R और N2 का। ठीक है दोस्तों, एंगल और उसके रिफ्रेक्टिव इंडेक्स का प्रोडक्ट जितना पहले है उतना ही बाद में होगा, बाद में। अब आप बताइए, इस एंगल R को आप किस रिफ्रेक्टिव इंडेक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, N2 से। तो आइए, N2 साइन R। ठीक है दोस्तों, तो इन दोनों का प्रोडक्ट जितना पहले था उतना ही बाद में।
अब मैं इसका रेशियो निकालने जा रहा हूं दोस्तों, n1/n2 विच इज इक्वल टू साइन आर बाय साइन आई। क्या ऐसा लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। अब आप मुझे बताइए, अभी अभी थोड़ी देर पहले मैंने क्या कहा आपसे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का रेशियो वेलोसिटी के रेशियो के बराबर होता है। तो बताइए दोस्तों, अगर n1/n2 है तो मैं यहां पर v2/v1 लिखूं या v1/v2 लिखूं? जल्दी बताइए, क्या बोला था मैंने? ये n1 अपने नीचे वाले टर्म से बड़ा है या छोटा है? छोटा है दोस्तों। तो n1 के सामने भी जो वेलोसिटी होगी वो छोटी वैल्यू होनी चाहिए। तो यहां दोस्तों होगा v2/v1 ना कि v1/v2। तो n1 अगर छोटा है n2 से तो v2 भी v1 से छोटा होना चाहिए। अब जल्दी से मुझे बताइए, अगर लाइट रेयर से डेंसर में जाएगी तो लाइट की वेलोसिटी कम हो जाएगी। यह हमने थोड़ी देर पहले प्रूव किया था। तो v2 लेस देन v1 होगा। तो अगर v2 छोटा हुआ दोस्तों तो इसके सामने वाला टर्म कौन है? r। तो दोस्तों साइन आर ऑल्सो लेस देन साइन आई। अब आप मुझे बताइए, सारा खेल मैथमेटिक्स का है दोस्तों। फिजिक्स में सारा खेल मैथमेटिक्स का होता है। सारा का सारा गेम ही कैलकुलेशन का है दोस्तों। जो बच्चे कैलकुलेशन समझते हैं वो हमेशा फिजिक्स को अच्छी नजर से देखेंगे। रटने की कोई भी चीज नहीं है दोस्तों। तो जरा देखिए, अगर v2 v1 से छोटा होगा तो एंगल r भी एंगल I से छोटा होगा। ये देखिए दोस्तों, अब आप दिमाग लगाइए, एंगल r कब छोटा होगा दोस्तों? तो जब लाइट नॉर्मल की तरफ बेंड करेगी या नॉर्मल से दूर भागेगी? यस, जब वो नॉर्मल की तरफ बेंड करेगी तभी r I से छोटा होगा दोस्तों। तो यहां पर मैथमेटिकली मैंने प्रूफ कर दिया कि कैसे लाइट रेयर से डेंसर में जाने के बाद अपने एंगल चेंज करती है, यानी कि वेलोसिटी डिक्रीज होने से एंगल आर भी डिक्रीज होता है दोस्तों। अब समझ आया दोस्तों कि लाइट रेयर से डेंसर में जाने के बाद वो क्यों नॉर्मल की तरफ बेंड करती है? सारा खेल वेलोसिटी का है। यस, कुछ बच्चे पूछेंगे सर वेवलेंथ के टर्म्स में क्यों नहीं बताया? सेम कैलकुलेशन होगा दोस्तों, कुछ भी अलग नहीं होगा। ठीक है, अब इसी चीज को दोस्तों आप रिवर्स कर सकते हैं डेंसर टू रेयर में। अगर मैं डेंसर टू रेयर की बात करूं दोस्तों तो यहां देखिए, इस केस में आप जल्दी से बताइए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या लगा? स्नेल्स लॉ कभी भी दोस्तों फ्रैक्शन में लर्न मत करना। यहां देखो, अगर मैं अगेन आपसे बोलूं कि इसका स्नेल्स लॉ लिखो तो इसका स्नेल्स लॉ कैसे लिखेंगे दोस्तों? इधर देखिए, इसका भी स्नेल्स लॉ आप लिखेंगे। आप एंगल आई को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से। और कौन है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? n2। तो यहां लिखेंगे दोस्तों n2 sin i। इन दोनों का प्रोडक्ट जितना पहले उतना ही बाद में, तो यहां लिखेंगे दोस्तों n1 sin r। फिर से वही काम आप करें, फिर से वहां यहां पर भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का रेशियो, एंगल का रेशियो और वेलोसिटी के रेशियो के बराबर करें। सेम चीज जो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले सिखाई, वही फंडा यहां पर भी यूज करना है। और आपको दिखेगा दोस्तों कि जैसे ही वेलोसिटी इंक्रीज होगी तो एंगल आर भी इंक्रीज होगा। और एंगल आर इंक्रीज होने के लिए लाइट नॉर्मल से दूर भागेगी। तो ये है दोस्तों, यहां पर मैंने आपकी कौन सी चीज ठीक की? सबसे पहले तो मैंने आपको रिफ्रैक्शन का वो एक्सप्रेशन बताया दोस्तों, जिससे कि आपने रिफ्रैक्शन को समझा। वो था हमारा वो रेशियो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का रेशियो वेलोसिटी के रेशियो के इक्वल होता है। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात, स्नेल्स लॉ कभी भी फ्रैक्शन में मत लर्न कीजिए दोस्तों। फ्रैक्शन में तो उसे निकालिए, आपको लर्न ये करना है। क्लियर है दोस्तों? तो ये था हमारा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। आप चाहें तो इन सारी चीजों का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं दोस्तों। और जितनी बातें मैंने आपको बताई दोस्तों, ये रहा वो पूरा कैलकुलेशन, जो अभी अभी मैंने आपको समझाया दोस्तों। ये है वो पूरी कैलकुलेशन।
जल्दी से दोस्तों इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें आप। ठीक है दोस्तों, थैंक यू। अब इसी रिफ्रैक्शन के कुछ बेसिक क्वेश्चंस को क्यों ना कर लिया जाए, जिससे इसका डर ही खत्म हो जाए। तो आइए अब हम इसके क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाँ, ओके ओके, आई नो ये लाइन आप जरूर पूछना चाहेंगे, बहुत ही बेसिक सा है। अगर वेलोसिटी चेंज नहीं करेगी दोस्तों, तो जाहिर सी बात है एंगल भी चेंज नहीं करेगा, और अगर एंगल चेंज नहीं करेगा तो आपको रिफ्रैक्शन देखने को नहीं मिलेगा। बहुत ही सिंपल सी बात है दोस्तों, ये आप खुद भी पढ़ के समझ सकते हैं। एनीवे, अब हम क्वेश्चंस की तरफ देखते हैं। बेसिक क्वेश्चंस क्या है, तो इस बेसिक क्वेश्चन में आप देख सकते हैं मैंने क्या लिखा है दोस्तों। आइए, सबसे पहला, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास इज 1.6। तो ये है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ, एक सेकेंड दोस्तों, मैं थोड़ा कलर लाइट यूज कर लूं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास, विथ रिस्पेक्ट टू बेटा हमेशा नीचे की तरफ लिखा जाता है, हमेशा nd by ng with respect to which is 1.6. if the absolute refractive index of glass is 1.5, absolute refractive का मतलब है दोस्तों, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास हमारा 1.5 है। आपको पूछा जा रहा है कि व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड। बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है दोस्तों ये। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड क्या हो जाएगा, nd 1.6 इंटू ng विच इज 1.6 इंटू 1.5। अगर इसे हम मल्टीप्लाई करें तो ये 2.4 बनता है दोस्तों। आई थिंक ऑप्शन हमारा बी है, आप देख सकते हैं। देखिए दोस्तों, ये हमारा ऑप्शन बी है। अब अगर मैं अगले क्वेश्चन की तरफ चलूं, तो इस क्वेश्चन में जरा देखते हैं क्या देखने को मिल रहा है। ये तो डायग्राम का क्वेश्चन है। अगर मैं इसमें पूछूं आपसे, a light ray enters from medium A to medium B as shown in figure. The refractive index of medium B relative to A will be. थोड़ी नजर अपनी तेज करें दोस्तों। लाइट मीडियम A से मीडियम B जा रही है, और जरा चेक करें क्या देखने को मिल रहा है। मैं आपको दिखाता हूं कि आपको क्या देखने को मिल रहा है। ये देखिए दोस्तों, थोड़ी अपनी नजर तेज करो। ये है हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस, और ये है हमारा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। क्या लगता है दोस्तों, जल्दी बताइए कौन सा एंगल आपको बड़ा दिख रहा है, एंगल ऑफ इंसिडेंस या एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। बच्चे कहते सर एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो दोस्तों ये कब होता है, जब लाइट रेयर से डेंसर में जाती है, तभी लाइट नॉर्मल की तरफ बेंड करती है और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कम हो जाता है। तो जल्दी बताइए, ये मीडियम डेंस है और ये मीडियम रेयर है, तो हमसे पूछा क्या जा रहा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम बी रिलेटिव टू ए, यानी कि हमसे पूछा जा रहा है एन बी बाई एन ए रिलेटिव टू ए। अब जल्दी बताइए, ये ग्रेटर वैल्यू डेंसर की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बड़ी होती है रेयर से, तो इसकी वैल्यू ग्रेटर देन 1 आएगी। तो बताइए दोस्तों आंसर क्या होने जा रहा है। आंसर ऑप्शन है हमारा ए, ग्रेटर देन यूनिटी। आइए देखते हैं, ग्रेटर देन यूनिटी। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ये, वेलोसिटी ऑफ लाइट, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर इज 3 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड। सबसे पहले हम यहां पे वैल्यू लिख देते हैं, velocity of light in air which is 3 into 10 raised to the power 8 meter per second, while its velocity in a medium is 1.5 into 10 raised to the power 8 meter per second। देख सकते हैं वेलोसिटी जो है लाइट की, वो किसी मीडियम में जाने के बाद उसकी वेलोसिटी कम हो जाती है। तो बताइए, जाहिर सी बात है लाइट रेयर से डेंसर जा रही है। देखिए दोस्तों, वैल्यू से भी आपको पता चल रहा होगा। तो पूछा जा रहा है देन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दिस मीडियम इज, यहां कौन सा फॉर्मूला काम करेगा, नो 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 स्नेल्स लॉ, यहां पर एंगल की बात ही नहीं हो रही है। यहां पे हमारा फर्स्ट फॉर्मूला चलेगा जो मैंने क्लास की स्टार्टिंग में बताया था। जल्दी बताइए, n2 बाई n1। पहले दोस्तों फॉर्मूला लिखिए, ये फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स का रूल है।
अगर आप ये आदत डालेंगे तो आई होप सो गलतियां नहीं होंगी आपसे। सबसे पहले आप हमेशा वैल्यूज लिखिए, क्वेश्चन में जो वैल्यूज गिवन होता है, फिर ये सोचिए कौन से फॉर्मूले से इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे। n2 by n1 which is v1 by v2, सबसे पहले आप फॉर्मूला लिखिए। n2 में हमारे पास क्या है जो हमें निकालना है दोस्तों, ठीक है। n1 अगर क्वेश्चन ने ओके गिवन है हमारे पास na, मुझे लगा गिवन ही नहीं है, रेयर मीडियम v1 3 into 10 raised to the power 8, v2 1.5 into 10 raised to the power 8। अब जरा देखते हैं, अगर मैं इसे सॉल्व करूं दोस्तों तो हमारे सामने वैल्यू आती है 2। तो देखा जाए, और एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो बाय डिफॉल्ट 1 होता है दोस्तों, तो अगर देखा जाए तो n2 की वैल्यू 2 आ रही है दोस्तों। जरा ऑप्शन में ढूंढे 2 कहां है। ओके, ऑप्शन नंबर डी। तो यहां से हमारे सामने ऑप्शन नंबर डी आता है दोस्तों। आई होप सो आपको सारी चीजें समझ आ रही होंगी, ठीक है। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यह है हमारा वो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन में देखते हैं दोस्तों क्या कहा जा रहा है हमें। इस क्वेश्चन में कहा गया है लाइट एंटर्स फ्रॉम एयर टू ग्लास। अगेन लाइट रेयर से डेंसर जा रही है, हैविंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.50। ये किसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है दोस्तों? ग्लास की। द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज 3 into 10 raised to the power 8 मीटर पर सेकेंड। द स्पीड ऑफ लाइट इन द ग्लास इज, जल्दी से बताइए दोस्तों कौन सा फॉर्मूला यूज होने वाला है। चलिए पहले तो मैं डेटा लिख देता हूं, क्या क्या वैल्यूज गिवन है आपको। तो आपको गिवन है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विच इज 1.5। अगेन आपको गिवन है वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम। वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम कितना गिवन है दोस्तों? आई नो आप इसे सी लिखते हैं एग्जाम्स में, सॉरी बुक्स में सी मेंशन है। वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम एयर के लिए भी मेंशन होता है। 3 into 10 raised to the power 8 मीटर पर सेकेंड। द स्पीड ऑफ लाइट इन द ग्लास, आपको वेलोसिटी ऑफ लाइट ग्लास, अरे 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 क्या हो गया, ओके काम कर गया दोस्तों। वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास निकालना है। जल्दी बताइए दोस्तों कौन सा फॉर्मूला चलेगा? यस बिल्कुल सही, अभी जो थोड़ी देर पहले हमने यूज किया। सबसे पहले फॉर्मूला लिखेंगे दोस्तों n2 by n1 v1 by v2। n2 की जगह ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, n1 की जगह एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, v1 की जगह वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर। तो यहां होगा दोस्तों c, यहां होगा वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास। तो 3 into 10 raised to the power 8 मीटर पर सेकेंड। ओके, हमें क्या गिवन है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, हमें निकालना है वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास। अब जरा देखें, बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं, याद रखेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर 1 हो जाएगा दोस्तों। 3 into 10 raised to the power 8 बाय एनजी। एनजी की वैल्यू कितनी गिवन है? 1.5। कितनी गिवन है दोस्तों? 1.5 वैल्यू हमारी गिवन है। तो जल्दी से बताइए, जैसे ही आप इसे सॉल्व करेंगे दोस्तों तो ये हमारे सामने आएगा 2 into 10 raised to the power 8 मीटर पर सेकेंड। तो ये होगी हमारी वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास। जल्दी बताइए ऑप्शन नंबर बी, ये हमारा ऑप्शन बी होगा। ये देखिए दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ये। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं दोस्तों क्या कहते हैं। अ रे ऑफ लाइट ट्रेवलिंग इन एयर स्ट्राइक्स द ग्लास सरफेस एट एन एंगल ऑफ इंसिडेंस 60 डिग्री। चलिए जल्दी से एक छोटा सा डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। जल्दी से एक डायग्राम ड्रॉ करते हैं। मान लेते हैं दोस्तों ये एक ग्लास है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स Ng मान लेते हैं दोस्तों, ये Na है। अब लाइट कहां से कहां ट्रेवल कर रही है? एयर से ग्लास सरफेस में। ये लाइट आई दोस्तों, ये हमारा नॉर्मल होगा। लाइट कितने एंगल से इंसिडेंट हुई? आई। और कितने एंगल पे? आई की वैल्यू गिवन है दोस्तों 60 डिग्री। जल्दी बताइए, लाइट बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। यस करेक्ट, लाइट बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। ये अब यहां पर आपको क्या निकालने के लिए कहा गया है? फाइंड द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इन ग्लास इफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज 3/2।
यानी कि आपको एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन निकालना है। जल्दी से बताइए यहां कौन सा फॉर्मूला यूज होने वाला है? जी हां, बिल्कुल स्नेल्स लॉ यूज होने वाला है दोस्तों। अब स्नेल्स लॉ को अगेन आप फ्रैक्शन में डायरेक्ट नहीं लिखेंगे, गलत होने के चांसेस हो जाएंगे दोस्तों। अब आइए, मैंने क्या कहा था, जल्दी से बताइए एंगल ऑफ इंसिडेंस आपको किस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में दिखाई दे रहा है? एन में। तो उन दोनों का प्रोडक्ट लेना है। एन ए साइन 60 इक्वल टू इस दोनों का प्रोडक्ट, जितना पहले उतना ही बाद में। तो बताओ एनजी को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं? तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास को मैं साइन आर से मल्टीप्लाई करता हूं। अब बताइए इसमें से कौन सी वैल्यूज आपको निकालनी है? ये वैल्यू निकालनी है। तो दोस्तों साइन आर हमारे सामने क्या आ जाएगा? एन ए साइन 60 अपॉन एन जी। अगर मैं वैल्यूज पुट करूं तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर 1 हो जाएगा दोस्तों, साइन 60 √3/2। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास कितना गिवन है दोस्तों? ये रहा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, हमें पहले से गिवन है 3/2। मैं यहां पर 3/2 लिख देता हूं। अब अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो कुछ ये आता है दोस्तों। तो हमारे सामने पेश है वैल्यू 1/√3। तो जल्दी से बताइए दोस्तों साइन आर की वैल्यू 1/√3। फॉर सिंप्लिसिटी क्वेश्चन ने आपको पहले ही हेल्प कर दिया है दोस्तों कि 1/√3 की वैल्यू साइन 35 होती है। तो मैं यहां पर लिखना चाहूंगा साइन 35 और आर की वैल्यू निकल गई दोस्तों 35 डिग्री। ये थे वो बेसिक क्वेश्चन जो रिफ्रैक्शन पे बेस्ड है। दोस्तों अगर आप रिफ्रैक्शन को इस तरीके से अप्रोच करेंगे तो आई थिंक आपकी गलतियां बिल्कुल भी नहीं होंगी। इस रिफ्रैक्शन को समझने के बाद तब आप बड़ी चीजें सीख पाएंगे दोस्तों। वो बड़ी चीजें हैं रिफ्रैक्शन थ्रू द लेंसेस। मैं जानता हूं लेंस के न्यूमेरिकल्स में बच्चों को प्रॉब्लम होती है। अगर आपके रिफ्रैक्शन के कॉन्सेप्ट क्लियर है तो मैं जानता हूं दोस्तों आपको लेंस के रिफ्रैक्शन में कोई भी परेशानी नहीं होगी। ठीक है दोस्तों, ये था आज की क्लास का रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। मेरी सारी बातें ध्यान में रखेंगे दोस्तों। अगला वीडियो जो हमारा होगा दोस्तों, मैं एक कॉम्प्लिकेटेड चीज डिस्कस करना चाहूंगा। ज्यादातर बच्चे रिफ्रैक्शन थ्रू द लेंसेस के न्यूमेरिकल्स में काफी परेशान होते हैं। तो अगले वीडियो में मैं इसी पे अपना वीडियो बनाने जा रहा हूं जिससे कि मैं आपकी डर और परेशानी को दूर कर पाऊं। तो दोस्तों अगर आपको किसी भी तरह की असिस्टेंस की जरूरत हो तो आप मुझे इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें ताकि मैं आपकी परेशानी इसी तरीके से दूर करता रहूं। तो बहुत जल्दी मैं आपकी अगले परेशानी को सॉल्व करने आ रहा हूं। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर।